नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 3 जल संसाधन पढ़ेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, जल संसाधन को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और जल हमारे लिए कितना लाभदायक है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जल हमारे लिए जितना उपयोगी है उतना ही हानिकारक भी है। जब जल हमारे लिए उचित मात्रा में मिल रहा होता है और उसका उपयोग करते रहते हैं, तब तक हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। जबकि यही जल प्राकृतिक रूप आपदा का रूप ले लेती है, जैसे बाढ़, सुनामी, तब यह हमारे लिए हानिकारक भी होती है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसके बावजूद विश्व के अनेक देशों में जल की कमी कैसे है? ऐसा भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2020 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेल लेंगे? तो आइए दोस्तों, जल के कुछ आंकड़े हैं उसे हम देखते हैं। जैसे विश्व में जल 96.5% महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय अर्थात उपयोग करने योग्य जल है। अलवणीय जल का 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरें और हिमनद के रूप में पाया जाता है। लगभग 30% भौम जल अर्थात मिट्टी के अंदर के रूप में पाया जाता है। जल उपलब्धता में भारत का विश्व में 133वां स्थान है और भारत में नवीकरणीय जल 1897 वर्ग किलोमीटर में है और भविष्यवाणी है कि 2020 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा जल की कमी को महसूस करेंगे। जल की दुर्लभता और जल संरक्षण। दोस्तों, यहाँ दुर्लभता का मतलब होता है कमी, जल की कमी। जब जल की कमी की बात करते हैं तो वर्तमान में सूखाग्रस्त क्षेत्र या कम वर्षा वाले क्षेत्र का ध्यान आता है। राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके बताती है कि इंसान जल भरने के लिए लंबी रास्ता तय करती है और समय दर समय वर्षा वाले स्थान पर और सूखा स्थान पर पानी की उपलब्धता और समस्या होती है। हमारे समाज द्वारा जल को असमान रूप से उपयोग करना, बर्बाद करना जल की कमी का संकेत होता है। इजराइल 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल की कोई कमी नहीं है, जबकि भारत में 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का अभाव उचित प्रबंधन न होने से है। जल की दुर्लभता और समान जनसंख्या वाले बढ़ने से होता है। तो जैसा कि आप दोस्त समझ सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश इजराइल में जल की कोई कमी नहीं है, जबकि भारत 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश है। यहाँ जल की कमी लगातार बढ़ रही है और आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत का एक बेंगलुरु ऐसा शहर है जहाँ जल खत्म हो चुका है, वहाँ जल की उपलब्धता खत्म हो चुकी है, वहाँ जल मिल नहीं रहा है। तो उसे जो है ना जल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उन्हें जो है ना जल वो सूखा शहर घोषित कर दिया गया है। अधिक अनाज उगाने के लिए भी जल की दुर्लभता होता है और किसान अपने खेतों पर निजी कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई करते हैं, जिसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और जल की कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बड़े बड़े औद्योगिकरण और शहरीकरण से जल की कमी हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लगातार औद्योगिकरण हो रहे हैं, नए इंडस्ट्री लग रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, उनमें जल की जरूरतें अधिक मात्रा में होती है, जिससे क्या होती है, जल की कमी लगातार होती जा रही है।
और भारत में कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है और शहरों में हाल का अतिशोषण हो रहा है। जल की दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण भी ही हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो जल कहीं हमारे यहाँ खास करके भारत में जल नमकीन जो खारे पानी मिलते हैं तो वहाँ जल को इंसान बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बर्बाद करते हैं। तो खराब गुणवत्ता घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा जल प्रदूषित होता है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। ये भारत की नदियों विशेषकर छोटी सरिता जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है। क्यों जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है? क्योंकि जो फैक्ट्री है उनसे निकलने वाले कचरे हम नदियों में बहा देते हैं, जिससे वो नदी गंदा हो जाता है और वो एक नदी विशेषकर जहरीली हो जाती है और वो हम उसका पानी उपयोग नहीं कर सकते। बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है और गंगा यमुना को खास करके इसलिए है क्योंकि यमुना के किनारे बहुत सारे फैक्ट्री बसे हुए हैं, फैक्ट्री है लगे हुए हैं और गंगा के किनारे भी फैक्ट्री लगे हुए, तो उसमें चमड़े के जो फैक्ट्री है उनमें ऐसे ही बहा दी जाती है, तो इससे जो है ना काफ़ी जल प्रदूषित होता है। तो दोस्तों, अगर हम जल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें इस तरह का जो है ना फैक्ट्री वगैरह, इससे जो है ना कचरे वगैरह जल में हमें नहीं बहाना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है। इससे संपूर्ण मानव जीवन खतरे में है। जैसा कि आप दोस्त तो सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो पॉपुलेशन की स्थिति में दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उस जनसंख्या को हमें जो है ना भोजन की भी जरूरत होती है, तो भोजन के लिए हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे और आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नए नए उद्योग लगाते हैं, शहरों का निर्माण करते हैं, औद्योगिकरण करते हैं, तो इसमें जल का काफी नुकसान होता है और इससे जो है ना मानव जीवन खतरे में आ सकता है। जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो आइए हम डिस्कस करते हैं जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। हम इंसान को स्वयं जिम्मेदारी लेकर जल संसाधन को संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि हम हर एक छोटे से बड़े काम को लेकर के कहीं भी हम जो है ना देखें तो छोटी छोटी, जैसे हम टोटी से जल भरते हैं तो उन्हें जो है ना क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए अगर खुली हुई हो तो हम एक एक करके छोटे प्रयास से हम जल को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक पारितंत्र को निम्नलिखित जल की कमी होने से बचाएं और जल संसाधन को अत्यधिक उपयोग से बचाएं ताकि जीवन खतरे में न पड़े। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और जल संसाधन प्रबंधन क्या है? दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी परियोजना और जल संसाधन प्रबंधन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इतिहास में जो ऐतिहासिक रूप से जो बने हुए जो भवन है, जो बने हुए मकान है जो पुरातत्व है, जैसे कि लाल किला हो गया, जैसे कि नालंदा हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी जो मिट्टी के अंदर दबे हुए थे, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट मतलब इतिहासकार ने जो है ना उन्हें ढूंढ करके निकाला, उन्हें सर्च करके निकाला। और ऐतिहासिक दस्तावेज बताता है कि प्राचीन काल से सिंचाई पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलें से तटबंध और नहरें जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे? जलाशय बनाते थे, झीलें बनाते थे, तटबंध बनाते थे और सिंचाई के लिए जो है ना पत्थरे और मलबे से बांध बनवाते थे और कृतियां बनाया है। तो इस सारी सुविधाओं के अनुसार आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार और ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार हम कह सकते हैं जो प्राचीन समय में जो जल को एकत्रित करने का संसाधन जो है ना सिंचाई पत्थरों और मलबे से बांध बनाकर था, जलाशय अथवा झीलों से था, तटबंध से था, नहरों से था इत्यादि। सिंचाई, विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और मछली पालन के लिए जल प्रबंधन जरूरी है। जल क्यों जरूरी है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जैसे हम सिंचाई करते हैं तो उसके लिए जल की आवश्यकता होती है,
विद्युत उत्पादन करते तो उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन की, जैसे कि आप सभी जानते हैं वाटर पार्क वगैरह में जो जल की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम इंसान जाकर मनोरंजन करते हैं। और मछली पालन, मछली पालते हैं, उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल प्रबंधन जरूरी है। तो जल को एकीकृत करने के लिए डैम बनाए गए हैं। जल को एकीकृत अर्थात जल को एकत्र करने के लिए डैम बनाए गए हैं। सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना को जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। तो सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल डैम है। इसे दोस्तों आप याद कर ले, ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं और सिंचाई दोनों के लिए काम आती है। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना को जल का संरक्षण और बाढ़ को नियंत्रण करता है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से एक बांध को कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर कहा। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है जो कोई पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया है, कहीं पे दिक्कत है, तो आप कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।